hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic that is microbes as biocontrol agents. तो माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए अच्छे होते हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में, साथ साथ कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़फुल होते हैं, और जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनमें हम कैसे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, तो वो सब हम देख चुके हैं. अब हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल एजेंट्स का काम माइक्रोब्स कैसे करते हैं. तो पहले तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि ये बायो कंट्रोल से कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ दिस बायो कंट्रोल मीन्स. क्योंकि जैसे हाउस होल्ड था तो हमें पता चल गया कि घर में कैसे यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल था तो इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ हो रहा है. तो ऐसे बायो कंट्रोल का क्या रिलेशन है, लेट्स सी दैट. Biocontrol refers to the use of biological method for controlling plant diseases and pests. तो बायोकंट्रोल का मतलब ये है कि आप बायोलॉजिकल मेथड्स, मतलब आप नेचर में ही जो फिनोमिनाज है या फिर नेचर में की ही कुछ चीज़ों को, बायोलॉजी की ही कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे हो प्लांट डिजीज़ और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. प्लांट डिजीज़ और पेस्ट मतलब आपने खेती करी है तो उस केस में क्या है कि अब कोई पेस्ट, कोई इंसेक्टिसाइड ने अटैक कर दिया या कोई डिजीज़ प्लांट को हो गया किसी माइक्रोब की वजह से जो अच्छा नहीं था हमारे लिए, या किसी इंसेक्ट की वजह से, तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है. किसके लिए, सॉइल के लिए होती है, क्रॉप के लिए होती है. इवन के ऐसे क्या हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स क्या है, केमिकल्स ही हैं जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर भी जाते हैं. तो बायो कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ कर रहे हो प्लांट के डिजीजेज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. तो जैसे कि हेडिंग है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, मतलब कि प्लांट के डिजीजेस को, प्लांट के पे जो पेस्ट लग जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं. तो हम कैसे यूज़ करें कि हम अपना गोल अचीव कर पाए. इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब आज के टाइम पे these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by the use of insecticides and pesticides. तो आज के टाइम पे ये जो प्रॉब्लम्स है, जो प्लांट डिजीज़ की या प्लांट पेस्ट की प्रॉब्लम है, उसे हम कैसे टैकल करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का. दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल. टॉक्सिक है, हार्मफुल है हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, एंड हैव बिन पोल्यूटिंग टू आवर इन्वायरमेंट. और इन्वायरमेंट के लिए भी ज़्यादा ये पॉल्यूटिंग है, उन्हें हार्म कर रहे हैं. सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, हर चीज़ के लिए ये हार्मफुल है. आर सॉइल इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू आर यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स. तो जो वीड्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, और ये भी हमारी सॉइल को क्या करता है, पॉल्यूट करता है. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस. अब हम कैसे इसको करते हैं, लेट्स सी. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. तो एग्रीकल्चर के अंदर हम कैसे कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, हम नेचुरल प्रेडेशन यूज़ करते हैं. नेचुरल प्रेडेशन मतलब, प्रेडेशन का मतलब होता है कि आपके पास आपका एक प्रेडेटर है और वो प्रेडेटर जो है एक प्रे है जिसके ऊपर सर्वाइव करता है. ठीक है, तो प्रेडेटर आप ये समझ लो कि आपका हिरन हो गया, वो प्रे हो गया, और उसका प्रेडेटर कौन हो गया, लायन हो गया. तो शेर जो है वो हिरन को मार के खाता है. ठीक है, तो उसका प्रे हो गया कौन, लायन का प्रे हो गया हिरन, और उसका प्रेडेटर कौन है, लायन. ठीक है, तो ऐसे ही नेचुरली प्रेडेशन जो होता है उसके बेसिस पे ही हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं. ये तो एनिमल का एग्जांपल हो गया. अब ऐसे हम आगे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में ही नेचुरल प्रेडेशन का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है. अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प्स. जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प्स. द मोर अ वेराइटी ऑफ लैंडस्केप द मोर सस्टेनेबल इट इज़. तो वो ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जितनी हमारी अच्छी होगी उतनी ही हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी. ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ना हर चीज़ का आप आगे भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ की एक इकोसिस्टम में, जो हमारा पूरा सिस्टम है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंस होती है. और अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लायन का और ह्यूमन का.
तो हम कह रहे हैं कि कभी कभार जंगलों में इंसान जो है वो चला जाता है शेर के पास, तो अब शेर तो उसको खा लेगा, तो हम लायन को एक्सटेंड कर देते हैं। बट अगर लायन एक्सटेंड होंगे तो उससे जो वैसे लायन की जगह ना किसी और एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे लायन है, लायन का प्रे जो है वो डियर है। अब जो अगर हम कहते हैं कि लायन को एक्सटेंड कर दो, लायन ख़त्म कर दो, लायन एक्सटेंड हो गए, तो डियर की पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर वाले जो उनको खा रहे थे वो तो होंगे ही नहीं, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, जिससे क्या होगा, हमारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई, और फिर प्रॉब्लम कॉज होगी। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but the instead are kept in a manageable level by a complex system of checks and balancing within a living and vibrant ecosystem। तो होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो इंसेक्ट है, जिसे हम पेस्ट बोल रहे हैं, जो हार्मफुल है, उससे वो इराडिकेट मतलब पूरी तरीके से हटाते नहीं है, बल्कि उसका नंबर मैनेज रहे ये भी इंश्योर करते हैं, चेक और बैलेंस करते हैं लिविंग सिस्टम पे, मतलब और पूरा इकोसिस्टम का ध्यान में रखते हुए केमिकल का यूज़ किए बिना ही पेस्ट को, मतलब पेस्ट ना लगे क्रॉप पे, इसको इंश्योर किया जाता है। कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड्स, तो जो हम ज़्यादातर जो पुराने फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उसमें केमिकल्स का यूज़ होता है टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली। तो होता क्या है कि कुछ हम जैसे कि हमने पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स कुछ डाल दिए क्रॉप के ऊपर, ताकि तो अब सारे इंसेक्ट्स तो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे ना। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, इस पर हमने इंसेक्टिसाइड डाल दिया, अब क्या इंसेक्टिसाइड दे दिया, पेस्टिसाइड दे दिया, उससे इस प्लांट को जो हार्म कर रहा था वो इंसेक्ट ए था, पर इंसेक्ट बी, इंसेक्ट सी ये तो हार्म नहीं कर रहे थे, पर बिकॉज ऑफ द इंसेक्टिसाइड जो ये वाले इंसेक्ट्स हैं ये भी, इनकी भी डेथ हो जाएगी, ये भी मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर रहा वो भी, उसको भी हम एक तरह से किल ही कर रहे हैं। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब एंड इंटरैक्शन बिटवीन द मैरिज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द फील्ड फ्लोरा फोना एंड फ्लोरा। तो बेसिकली क्या है कि हमने क्या किया, हमने फूड चेन को, फूड वेब को, इंटरैक्शन को आपस में फ्लोरा और फोना का कैसे होता है और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करके ही सॉल्यूशंस निकाले। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट इराडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल, फॉर without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as host or host would not be able to survive। तो उन्होंने यही बोला कि हम पेस्ट से क्या कर रहे हैं, हम अनडिजायरेबल जिन्हें मारना भी नहीं चाह रहे वो उन्हें भी मारना पड़ रहा है, और कोई ऐसा पैरासाइट जो उस प्लांट पे डिपेंडेंट है, वो प्लांट उसके लिए होस्ट है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जब हम बायो कंट्रोल मेजर्स करेंगे तो हमारी डिपेंडेंस टॉक्सिक केमिकल्स से और पेस्टिसाइड से कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहैबिट द फील्ड। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम बायोलॉजिकल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में जो एक फील्ड पे असर डालते हैं। प्रीडेटर के बारे में भी पता होना चाहिए, पेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी पता होना चाहिए, फीडिंग पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए, और कैसी हैबिटेट वो प्रेफर करते हैं वो भी पता होना चाहिए। दिस विल हेल्प अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। और ये सब अगर हम कर लेते हैं अच्छे से, तभी हम बायो कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे। तो मेन अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, मेन अब स्टार्ट हो रहा है। A very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively। तो एक दो हमारे पास बीटल्स है, दैट इज लेडीबर्ग एंड ड्रैगनफ्लाई, ये एफिड्स और मस्किटोज से छुटकारा दिलाने के हमें काम में आती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का दैट कैन इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ऑफन रेफर्स टू एज बीटी। तो बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जो है उन पे कंट्रोल रखता है। दीज आर अवेलेबल इन सैशे। तो बेसिकली जो बैसिलस thuringiensis है ये एक बैक्टीरिया है
जो हमारे कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जो अगर बटरफ्लाई का कैटरपिलर खा लेता है तो वो उसके लिए डेडली होता है, ठीक है, हार्मफुल होता है। तो उसको बेसिकली अगर हमें वो अवेलेबल होता है ड्राई स्पोर्स के केस में, ठीक है, जैसे these are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees। तो ये हमारा Bacillus thuringiensis होता है बैक्टीरिया, जो हमारा sachets as dried spores के केस में अवेलेबल होता है, फॉर्म में अवेलेबल होता है वाटर के साथ मिक्स करके। वल्नरेबल प्लांट मतलब जिस प्लांट पे डिजीज़ हो सकता है आप उस पर इसको स्प्रे कर देते हो। ब्रासिकस या फिर फ्रूट ट्रीज है जहाँ पे वेयर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा, तो इंसेक्ट का लार्वा जो है उसके वो फीड करता है फ्रूट ट्री पे और ब्रासिकस पे। तो उस पर आप जब ये बैसिलस थुरिंजिएनिसिस जो है उसे स्प्रे कर देते हो तो इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। इन द गट ऑफ लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज, तो ये जो टॉक्सिन होता है ये लार्वा के गट में रिलीज हो जाता है एंड द लार्वा गेट्स किल्ड, और लार्वा मर जाता है। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर, जो बैक्टीरियल डिजीज है उससे कैटरपिलर मर जाएगा, बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, तो उससे सिर्फ कैटरपिलर ही मरेगा, बाकी इंसेक्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बैक्टीरिया का, ठीक है। तो अभी तक हमने डेवलपमेंट ऑफ because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B. thuringiensis toxin gene into plants। तो हमने क्या किया है, Bacillus thuringiensis का जो टॉक्सिन जीन है जिसकी वजह से जो एक्चुअल में लार्वा है कैटरपिलर का वो मरता है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया हमने प्लांट्स के अंदर। तो ये जीन ही हमने प्लांट के अंदर डाल दिया तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, उसके अंदर प्लांट के अंदर जीन्स बनने लग गए उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक्ड बाय इंसेक्ट पेस्ट, ऐसे प्लांट जो हैं वो रेजिस्टेंट हो गए किसके अटैक से, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से। बीटी कॉटन एक एग्जाम्पल है जो कल्टिवेट किया जाता है हमारी कंट्री की काफ़ी स्टेट में। इसके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे आगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में। तो अब देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे लेडी बर्ड बीटल है और ड्रैगन फ्लाइज है वो एफिड और मस्कीटो का नंबर कम करने में हेल्प आता है। बैसिलस थुरिंजिएनिसिस जो एक बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ टॉक्सिन जीन्स होते हैं, उसके अंदर बेसिकली कुछ एक टॉक्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है। वो टॉक्सिन प्रोटीन जो है जब एक कैटरपिलर जो है वो बैक्टीरिया को खा लेता है तो वो टॉक्सिन प्रोटीन उसके अंदर चला जाता है, रिलीज़ हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस बैसिलस थुरिंजिएनिसिस के टॉक्सिन जीन को प्लांट के अंदर डाला है और उससे बीटी कॉटन भी बनाई है, ठीक है। बायो कंट्रोल being developed for the use of treatment of plant disease such as fungus trichoderma. Trichoderma species are free living fungi that are very common in root system। तो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि हमें अगर प्लांट के अगर हमें ट्रीटमेंट करना है किसी भी प्लांट डिजीज़ का तो उस केस में एक हमारा जो फंजाई है विच इज़ योर ट्राइकोडर्मा, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है इसको हम यूज़ करते हैं। ट्राइकोडर्मा जो है ये एक फ्री लिविंग फंगस है, मतलब ये कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं करता, जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा एसोसिएशन फॉर्म करके रहता है रूट के साथ, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ओके। तो ये क्या करता है, ये काफ़ी सारे प्लांट को प्रिवेंट करता है पैथोजन से और साथ ही साथ फ्री लिविंग होता है, रूट सिस्टम में, रूट इकोसिस्टम मतलब रूट्स में प्रेजेंट है, एंड दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंजाई है, फ्री लिविंग है, कोई एसोसिएशन में नहीं रहता जैसे कि माइकोराइजा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रूट सिस्टम में बस रहता है, कोई एसोसिएशन इसकी नहीं होती है रूट के साथ, ये याद रखना। और ये प्लांट को प्रिवेंट कर रहा है वही प्रिवेंट कर रहा है, इससे कुछ मिल नहीं रहा प्लांट से, पर ये प्रिवेंट कर रहा है। नाउ बैक्यूलोवायरसेस, बैक्यूलोवायरसेस क्या है, ये पैथोजन है जो इंसेक्ट पे अटैक करते हैं और कुछ आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस जो हमारा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं वो है जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो बेसिकली क्या है कि बैक्यूलोवायरस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वायरस को बोला है और उस ग्रुप ऑफ वायरस का एक वायरस जिसका नाम है न्यूक्ली पॉलीहेड्रोवायरसेस, इस जीनस के जो वायरस है ये वायरस क्या करता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। दीज वायरसेस आर एक्सलेंट
कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। मतलब ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, अगर स्पीशीज एक को ये मारते हैं तो ये ए को ही मारेंगे, बी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, सी स्पीशी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम बोला इन्हें कि जिसको खाएंगे उसको ही खाएंगे, जो इंसेक्ट के अगेंस्ट में है ये उसी के अगेंस्ट में रहेंगे। दे हैव बीन शोन to have no negative impact on plants, mammals, bird, fish और even on non-target insects। तो ना इसका कोई, इस वायरस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना है तो प्लांट पे, ना मैमल पे, ना बर्ड पे, ना फिश पे, और ना ही उन इंसेक्ट पे जो इंसेक्ट का ये स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर इसे बोलो ना कि भाई ए वाला जो है इसके अगेंस्ट में होना है तो ये इसके अगेंस्ट में है, ये और किसी इंसेक्ट के अगेंस्ट में नहीं होगा, ना ही और किसी स्पीशी के अगेंस्ट में। तो ये स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, जिस स्पीशी को मारना होता है उसी को मारते हैं, बाकियों पे कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता कि बेफालतू में सबको मार रहे फिर रहे हो। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये डिज़ायरेबल होते हैं कब, जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मतलब कि हम पेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, मिलकर हम पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड। तो जब आप एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे होते हो जहाँ पे ऑलरेडी स्पीशीज़ कम है आपकी, या स्पीशीज़ सेंसिटिव एरिया है, स्पीशीज़ आपकी बहुत जल्दी एक्सटेंड हो रही है, रेट जो है एक्सटिंक्शन का ज़्यादा है या कुछ है, तो ऐसे केसेस में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं एंड दे आर वेरी यूज़फुल। ठीक है ना, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। तो अभी हमने देखा कि कैसे ये हमारे माइक्रोब्स जो हैं ये बायो कंट्रोल की तरह हेल्प कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। विद आर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। पोल्यूशन रोज़ रोज़ हो रहा है, कंसर्न की बात है। The use of chemical fertilizer to meet the ever-increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution। Pollution किस वजह से भी हो रहा है? Pollution इस वजह से भी हो रहा है कि agricultural demand हमारी बढ़ती जा रही है, population बढ़ रही है हमारी। Of course, we have now realized that देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। हमें पता चल गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं करने चाहिए, प्रॉब्लमेटिक है, तो हमने स्विच कर लिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मतलब हम यूज़ कर रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र्स का, ऐसे फर्टिलाइज़र्स का जो हमारी सॉइल को भी रिच कर रहे हैं प्लस हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। अब बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइज़र्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनरिच करते हैं, बढ़ा देते हैं न्यूट्रिएंट की क्वालिटी ऑफ द सॉइल। न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल के अंदर की इम्प्रूव हो रही है। मेन सोर्स बायो फर्टिलाइज़र का हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होता है और साइनो बैक्टीरिया होता है। तो साइनो बैक्टीरिया और फंजाई मेन सोर्स है जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। हमने ये बात पढ़ रखी होगी, आपने भी पढ़ा होगा कि nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium, these bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form। तो होता क्या है कि जो leguminous plants होते हैं उनकी जो roots होती हैं वो, और symbiotic association जो rhizobium का है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट, जो प्लांट को चाहिए होता है। अदर बैक्टीरियाज दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग। तो ये तो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब फ्री लिविंग में हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? तो एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। ये क्या है? ये फ्री लिविंग है, मतलब ये कोई एसोसिएशन में नहीं बैठे हुए हैं, ये फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो राइजोबियम है वो एसोसिएशन है रूट के साथ लेग्यूमिनस प्लांट की। ठीक है, और जो एजोस्पायरम और एस्टोबैक्टर है ये दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्री लिविंग स्टेट में, दस एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स के साथ। तो इन्हें सिम्बायोटिक मतलब जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, जो दो लोग कॉम्बिनेशन में उन दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ प्लांट को भी फ़ायदा होता है या फंजाई को भी फ़ायदा होता है, और इनके एसोसिएशन का नाम होता है माइकोराइजा। मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। तो जीनस ग्लोमस जो है ये एक तरह का फंजाई है जो कि
ज़्यादातर प्लांट के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाता है, माइकोराइजा। द फंगल सिम्बायंट, सिम्बायंट मतलब जो फंगल कंपोनेंट है इस एसोसिएशन में, अब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से क्या करता है, फॉस्फोरस अब्जॉर्ब करता है और पास कर देता है प्लांट को। तो होता है क्या है कि ये रूट है और रूट के साथ यहाँ पे जो फंगस है ये हाइफे बना के, हाइफे जो है फंगल स्ट्रक्चर होता है एक, एसोसिएट हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो होता है क्या है, ये अब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को, सॉइल के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, और उसको फिर पास कर देता है प्लांट को। ओके, प्लांट्स हैविंग such associations show other benefits also, resistance to root borne pathogens, so root borne pathogens जो है उनसे रेजिस्टेंस प्रिवेंट करता है फंजाई, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सैलिनिटी मतलब अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होती है तो उससे भी प्रिवेंट कौन करके रखता है प्लांट को, फंजाई, ठीक है, ड्रॉट से मतलब पानी कम मिल रहा है तो भी, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कौन, फंगल कंपोनेंट जो है। बदले में प्लांट जो है वो फंजाई को खाना दे देता है क्योंकि फंजाई तो आपका हेटेरोट्रॉफ है। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज डज फंगस डिराइव्स फ्रॉम द एसोसिएशन, बता दिया भाई, खाना दे देता है। अब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होते हैं, दोनों में ही होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में होते हैं प्रेजेंट। और इसके साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, जैसे कि एनाबेना नॉस्टक ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये भी पढ़े हैं, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एस्टोबैक्टर, ठीक है। इन पैडी फील्ड्स, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, जो साइनोबैक्टीरिया वो एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है सॉइल की क्योंकि ये उसको ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, ऐड करता है। करंटली हमारी कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है जो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है। मतलब देखो कुछ होता है ना कंटेंट कि आपके बने हुए लैबोरेटरी में प्रेजेंट है बट कमर्शियली नहीं हुए हैं अभी तक, उतने टेस्टिंग चल रही है कुछ, तो कमर्शियली हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। फार्मर्स यूज़ करते हैं इनको रेगुलरली ताकि रेप्लेनिश कर सके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को और रिड्यूस कर सके डिपेंडेंस को केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, ठीक है। With this we have completed our chapter, that is microbes in human welfare. If you have any doubts you can ask me in the comment section. Part 1 और Part 2 में हमने जो ऊपर के टॉपिक्स हैं उनको कवर किया हुआ है. This was the Part 3 of the chapter. If you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.